बहुजन आंदोलन में कार्यरत क्रांतिकारी वीरों, आज मैं आपके सामने आज के राजनीतिक हालात पे कुछ चर्चा करना चाहता हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि जो विश्लेषण मैं आपके सामने रखूँगा वो आपको पसंद आएगा, पर ये ज़रूरी नहीं कि हर साथी को वो मेरी बात पसंद आए। ऐसा साथी जो मेरे से भिन्न राय रख रहा है या विचार अलग रख रहा है, उसके कमेंट का भी स्वागत होगा, क्योंकि इस देश की परिस्थितियों को अच्छी तरह से मूल्यांकन करके, विश्लेषण करके एक ऐसा व्यवस्था के लिए हम आगे कार्य करना चाहते हैं, यह सब लोग कार्यरत हैं, जिसमें हजारों साल की बिगड़ी हुई व्यवस्था या हमें सामाजिक तौर पे, आर्थिक तौर पे, राजनीतिक तौर पे और इस देश के सभी संसाधनों में सम्मान, चाहे रोज़गार का मसला हो, चाहे दूसरे और कोई महत्वपूर्ण कार्य हो, उन सब में हमारे आबादी के अनुसार बहुजन आबादी को उनका हक मिले, ऐसी ही व्यवस्था हम चाहते हैं। ऐसी व्यवस्था जो सम्राट अशोक के टाइम में थी, एक ऐसी व्यवस्था जो गुरु रविदास जी ने बेगमपुरा के नाम से जैसा सपना देखा था, एक ऐसी व्यवस्था जो क्रांति ज्योतिपुंज हमारे दादा महात्मा ज्योतिबा राव फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना करते वक्त जो सपना देखा था, एक ऐसी व्यवस्था बाबा साहब जो 24 घंटे में से 18 से 20 घंटे केवल एक ही चीज़ के बारे में सोचते थे, उस सारी व्यवस्था का, या एक ऐसी व्यवस्था जिसके लिए साहब कांशीराम जी ने अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा हमारे समाज के उद्धार के लिए, हमें मुक्ति का मार्ग दिलाने के लिए, हमें संघर्ष का मायना समझाने के लिए, पैमाना बताने के लिए, स्केल बताने के लिए सारी ज़िंदगी उन्होंने लगा दी। एक ऐसी व्यवस्था के लिए हम लड़ने जा रहे हैं, इसके ऊपर विश्लेषण हम आज करने जा रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के 5 अगस्त के एपिसोड से। 5 अगस्त को साकेत भूमि जो हमारी है, हमारे पुरखों की भूमि है। हमारे जो अंतिम सम्राट, मौर्य वंश के अंतिम सम्राट भरतदत्त मौर्य का जहाँ कत्ल हुआ, उस भूमि के ऊपर जिस भरतदत्त मौर्य के कातिल, आतंकवादी पुष्यमित्र सुंग, जो उनकी सेना का सेनापति था, भरतदत्त मौर्य के पतंजलि की बेटी से जो उन्होंने शादी की, उसका भरतदत्त मौर्य की पत्नी का भाई, और एक छद्म षड्यंत्र के तहत उन्होंने जो है उसमें एंट्री की, राजसत्ता में एंट्री की, और विजयदशमी के दिन आज से 2200 साल पहले भरतदत्त मौर्य की, जब वो एक बहुत बड़े राष्ट्रीय पर्व के ऊपर एक सलामी जो ले रहे थे, जैसे आज 15 अगस्त और 26 जनवरी पे हमारे शासनाध्यक्ष जैसे करते हैं, ऐसे ही मौर्य वंश के जितने भी राजा हुए हैं, वो सभी राजा सम्राट अशोक के टाइम के बाद, ये शुरुआत सम्राट अशोक ने की। कलिंग युद्ध के बाद जो उन्होंने अपनी तलवार जिससे लड़ाई लड़के और ऐसा कुछ किया, तो कलिंग विजय के बाद उन्होंने जो फैसला लिया विजयदशमी मनाने का, बुद्ध धर्म ग्रहण करने का, बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार के लिए उसने अपने राज सत्ता के लिए जो है खजाना खोल दिया। ऐसी व्यवस्था का जो लगातार उनकी 10वीं पीढ़ी तक
ऐसा हमेशा से विजयदशमी के दिन पर्व रहा। उस दिन पुष्यमित्र शुंग राजा के साथ साथ उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। राजा जो है अपने हाथी, घोड़े, पालकी सब पे साथ साथ वो देखते हुए वहाँ के जितने भी हर्षोल्लास के साथ ये कार्यक्रम का मनोरंजन सभी दर्शक लोग, सभी देश की जनता वो इकट्ठा होकर कर रही है। ऐसे वक्त में जब उस भीड़ से थोड़ा आगे जाते हैं, बरदत्त मौर्य का सेनापति पीठ पीछे वार करते हुए और बरदत्त मौर्य की हत्या कर देता है। चारों तरफ हाहाकार मच जाता है। चारों तरफ जो है लोगों में बड़ा भारी रोष है, गुस्सा है, क्योंकि उससे पूर्व सेना के गद्दार लोगों के साथ पतंजलि और पुष्यमित्र शुंग ने पहले से ही तैयारी करके रखी हुई थी। सेना जो है कहीं कोई कार्रवाई नहीं करती। जो सेना के सर्वोच्च जो लोग थे वो बिक चुके थे और पुष्यमित्र शुंग के साथ वो आके खड़े थे। जो उनके विश्वास पात्र जो लोग थे बरदत्त मौर्य के, उन सब का वहाँ मौके पे कत्ल कर दिया गया, या जो लोग भाग गए उनको बाद में पकड़ पकड़ के मारा गया। हमारे उस वक्त बौद्ध धर्म के बहुत बड़े विश्वविद्यालय थे। दुनिया के लोग यहाँ के प्रशिक्षण लेते थे। हर विषय में पढ़ाया जाता था। नक्षत्र के बारे में, दूसरी चीज़ों के बारे में, अर्थशास्त्र के बारे में, चिकित्सा विज्ञान के बारे में, सब दुनिया की सबसे विकसित सभ्यता मौर्य वंश के सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य से लेके और बरदत्त मौर्य तक इस देश का नाम पूरी दुनिया के अंदर फैला और पूरी दुनिया में बौद्ध धर्म के अनुयायियों का, प्रचार प्रसारकों का, बौद्ध भिक्षुओं का पूरे दुनिया के अंदर जो है डंका बज रहा था। एक ऐसी व्यवस्था जो दुनिया में सबसे ज़्यादा मानी जाने लगी, जानी जाने लगी, जहाँ विज्ञान के युग की शुरुआत भगवान बुद्ध से जहाँ शुरू हुई, भगवान बुद्ध से जिस वैज्ञानिक क्रांति की आगाज़ हुआ था, उस क्रांति के बदले में प्रति क्रांति का ये पहली घटना है। और जो विजयदशमी है, विजयदशमी को दशहरा के नाम से इन्होंने फेमस प्रसिद्ध किया। इसी तरीके से पुष्यमित्र शुंग ने जो मौर्य वंश के बचे खुचे जो लोग जो उस राजसत्ता से जुड़े हुए थे, उनके जो सिपाही थे, वफादार सिपाही थे, उनको मारने के लिए इनाम घोषित कर दिया कि जो कोई भी ऐसा व्यक्ति जो बरदत्त मौर्य के सैनिकों का या उनके दूसरे शासन व्यवस्था में जो उनके वफादार लोगों का पता बताएगा, उनको 100 सोने की असरफी ला के देंगे। 100 सोने की असरफी दी जाएगी। 1 सोने की असरफी 10 ग्राम की थी। 100 सोने की असरफी जो है 1000 ग्राम की, यानी 1 किलो के बराबर हुई। 1 किलो सोना आज से 2200 साल पहले बरदत्त मौर्य के सैनिकों की कीमत रखी गई, 1 किलो सोना। और उसके बदले में गद्दार लोगों ने हमारे सैनिकों का पता बताया, हमारे सैनिकों को पकड़ पकड़ के उनकी हत्या कर दी गई। उसकी गर्दन काट के और जो साकेत के अंदर जो नदी बहती थी, घाघरा नदी, उसके अंदर डाल दी। उन सैनिकों के वफादारों के सर से वो नदी फुल हो गई, तो उस जो पूरी नदी में सर ही सर नज़र आते, मानव खोपड़ियाँ को मानव सर ही नज़र आते थे। इसलिए एक वहाँ की आसपास के एरिए में सरयू यानी सरयुक्त नदी का नाम, उसका घाघरा का नाम बदल के सरयू पड़ गया। ऐसा कुकर्म, ऐसा षड्यंत्र, ऐसी खूनी क्रांति पुष्यमित्र शुंग ने की। इसके बाद
साकेत का नाम बदलकर अयोध्या कर दिया गया। अयोध्या यानी जिसमें उसके सामने, पुष्यमित्र के सामने कोई भी सैनिक टुकड़ी या कोई भी ब्रदत्त मौर्य के परिवार के लोगों में से या उनके अनुयायियों में से उनको किसी ने चैलेंज नहीं दिया, उनके सामने कहीं लड़ाई नहीं हुई। जो बेकसूर निहत्थे सैनिकों को मारा गया, निहत्थे प्रचारकों, बौद्ध भिक्षुओं को मारा गया। ऐसी खूनी क्रांति करते हुए साकेत के अंदर 3 बड़े बदलाव किए। पहला, साकेत का नाम अयोध्या, जिसमें कोई युद्ध नहीं हुआ, यानी ब्रदत्त मौर्य के या चंद्रगुप्त मौर्य के वंशजों के द्वारा कोई भी पुष्यमित्र शुंग के खिलाफ कोई भी रण की घोषणा, युद्ध की घोषणा या उसकी किसी बात का जवाब नहीं दिया गया। इसलिए अयोध्या, बिना किसी युद्ध के उन्होंने युद्ध जीत लिया, इसलिए साकेत का नाम बदल के अयोध्या कर दिया। दूसरा, जो हमारे सैनिकों के, हमारे बौद्ध भिक्षुओं के गर्दन काट के, सिर काट के जो नदी में फेंक दिए गए थे, उस नदी का नाम बदल के सरयू नदी हो गया। तो घाघरा नदी का नाम सरयू नदी होगा। दूसरी सबसे बड़ी खूनी क्रांति इसके नाम से भी आप कह सकते हो। तीसरा, सबसे बड़ी जो बात है, विजयदशमी के दिन जब यह प्रतिक्रांति हुई, उस पतंजलि के बेटे, पतंजलि ब्राह्मण के बेटे पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण ने जो हमारे राजा को मारा, तो वो 10 यानी चंद्रगुप्त मौर्य से ले गए, सम्राट अशोक और उसके आगे संपत्ति मौर्यन सबको लेते हुए अगर आप देखते हैं तो ब्रदत्त मौर्य तक 10 के 10 सम्राट का हराने के लिए, यानी उस राजपाट को ख़त्म करने का जो 10 पीढ़ी से हमारा राज चलता आ रहा था, तो उन 10 पीढ़ी के उनको 10 को हरा के दशहरा उसका नाम रख दिया गया। ये एक सच्ची घटना है और इस सच्ची घटना के बाद पुष्यमित्र शुंग वंश ने राज किया। अब वहाँ ये सवाल उठता है कि 5 अगस्त को जो शिलान्यास किया गया है साकेत के अंदर, साकेत के अंदर जो शिलान्यास किया गया है राम मंदिर का, राम जन्मभूमि का, वो जगह राम जन्मभूमि है ही नहीं। हमारे कुछ अधकचरा ज्ञान लिए हुए अम्बेडकरवादी लोग या जय भीम बोलने वाले लोग, अम्बेडकरवादी तो मैं उनको नहीं कहूँगा, वो ये कहते हैं कि राम हुआ ही नहीं। अगर वो ये कहते राम हुआ ही नहीं, तो हम ये क्लेम करते हैं कि राम ने शंभुक ऋषि का वध किया या हमारे संत का या साधु का वध किया, तो आप किस बिना पे कहते हैं कि राम हुआ ही नहीं? तो किसका वध किया? ये आपका फैसला है। जहाँ तक मेरे को जानकारी है, जितना मैं समझ पाता हूँ, ये है थोड़ा सा इन्होंने नाम के साथ हेर फेर किया है। जैसे साकेत का नाम अयोध्या किया, घाघरा नदी का नाम सरयू किया, और इसी तरीके से जो विजयदशमी का नाम दशहरा किया, इसी तरीके से इसमें से इसके जो ब्राह्मण की साजिश है, जो कोड वर्ड, उसको डिकोड करने की हमें ज़रूरत है। डिकोड कैसे करें कि जितना का सारा इतिहास है, जितने आज ये मठ है या जितने इनके मंदिर है, वो हमारे सभी हमारे पूर्वजों के मठ है, हमारे बौद्ध धर्म के मठ है। जहाँ जहाँ शिवलिंग है, हमारे बौद्ध भगवान बुद्ध के वो स्टैचू है, ये उसको देखा जा सकता है। लेकिन इसको डिकोड कैसे करें? डिकोड ये कि पुष्यमित्र शुंग का नाम इन्होंने बड़ी चालाकी से, धीरे से परशु कर दिया। परशु, पुष्यमित्र परशु, परशुराम। परशुराम ही पुष्यमित्र शुंग है। अब परशुराम ने 9 बार आक्रमण करके और इस पृथ्वी पर क्षत्रिय विहीन किया।
अब इस बात में थोड़ा सा हमें डिकोड करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि पुष्यमित्र शुंग ने हमारे 9 जो रियासतें थी जहाँ पे हमारे मौर्य वंश के जो राजा, इसके अलावा भी दूसरी जगह भी थे, उन राजाओं को मार के उन पे बाकी जगह भी इन्होंने कब्जा किया। तो जहाँ जहाँ इसने अपनी सेना ले जाके हमारे राजाओं का कत्ल किया, जहाँ जहाँ हमारे राजाओं का कत्ल किया, तो उस जगह का उसको ये बोलते हैं कि उसने एक बार जन्म लेके, यानी एक आक्रमण किया, एक राजपाट को उसने कब्जा किया। इसी तरीके से 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 बार इसने किया, यानी 9 राजाओं को उसने जीता। ये सच है। हमारे राज सत्ता जहाँ जहाँ थी उनको, चाहे वो राजा बलि का राज था या कोई और था, ये सारी की सारी घटना 2200 साल पहले तक है। कुछ 1400 साल पहले तक चित्तौड़गढ़ में हमारे राजा थे, मौर्य वंश के ही राजा थे, 1400 साल पहले तक थे। ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें इतिहास का शोध का विषय है, जिसके लिए जो नौजवान बच्चे जो अब पढ़ाई कर रहे हैं या कॉलेज और यूनिवर्सिटी में हैं, रिसर्च कर रहे हैं, उनके लिए ये सवाल है कि आप इसके ऊपर एक रिसर्च कर सकते हैं, इसमें PhD कर सकते हैं, इस विषय को लेके कर सकते हैं कि जो परशुराम ने या पुष्यमित्र शुंग ने या परशुराम ने 9 बार आक्रमण किया, तो वो कौन कौन से हमारे राजा थे जिनको पुष्यमित्र शुंग ने मारा और वहाँ लूटपाट की। ऐसा कोई भी राखीगढ़ी, हरियाणा में राखीगढ़ी में आप देखते हैं, वहाँ से भी 4000 साल पुराना हमारा इतिहास निकल रहा है। जहाँ जहाँ भी आपको लगता है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, सिंधु घाटी की सभ्यता, ये एक एक चीज़ आपको स्टडी के लिए है। जहाँ जहाँ खंडर है, जिस उसमें शहर में खंडर है, वो खंडर आपके दादा परदादा के खंडर है, वो किले, जो पुराने किले, वहाँ ये शुंग वंश और उन ब्राह्मणों के जो है, उनके आगे शुंग वंश के दूसरे लोग थे, उन्होंने ऐसा कब्जा किया। ये एक लगातार चलता रहा। ये मुगलों के आने से पहले तक, शक, डच, पुर्तगाली, आर्यों के आने, आर्य तो ये थे, डच और पुर्तगालियों के आने तक भी ये संघर्ष चलता रहा। लगभग मुगलों के आने तक, यानी 800 साल पहले तक ये संघर्ष जो चल रहा था, वो हमारे ही शासकों के साथ इनका, ब्राह्मणों का हमारा संघर्ष चल रहा था। ये एक इतिहास में शोध का विषय है, हमें इसके ऊपर आगे काम बढ़ाना होगा, करना होगा। अब मैं उस विषय पे आता हूँ कि ये जो इन्होंने किया 5 अगस्त को नरेंद्र मोदी ने, सबसे पहले तो नरेंद्र मोदी ने जो प्रधानमंत्री बनते वक्त जो संविधान की ओथ ली थी, उस के अनुसार सबसे पहले इसने ओथ, जो संवैधानिक ओथ को तोड़ा है। कोई अगर इसमें चाहे, विपक्ष के लोग या कोई भी, मुझे तो लगता नहीं कोई चाहेंगे, क्योंकि कांशीराम जी ने कहा था कि इस वक्त सभी लोग रामललामय हुए हैं। कांग्रेस भी उस डुबकी लगा रही है उसमें, सरयू नदी में, और सभी लोग, केवल एक शायद बिहार से लालू का बेटा, उसको छोड़ के सभी, अखिलेश तक, केजरीवाल, सब लोग, सब नहा लिए उसमें। अब जो लोग केजरीवाल की तारीफ करते हैं, जो लोग अखिलेश को बढ़िया बताते हैं, जो कांग्रेस को कहते हैं, सब इसके लिए साहब कांशीराम जी ने एक बहुत बढ़िया बात कही थी बहुत पहले, कि एक सांपनाथ है, एक नागनाथ है। और कम्युनिस्टों के बारे में एक बात कही थी कि हरे घास में हरे सांप हैं। क्यों बोला था? कि जब मनुस्मृति की बात आती है, पुष्यमित्र शुंग की बात आती है, या राम मंदिर की बात आती है, सब के सब ब्राह्मण एक है। कुछ एक को छोड़ के, 1-2-5% को छोड़ के सब लोग उनके साथ खड़े हैं। तो हम, यही तो आरएसएस चाहता है कि हम कोशिश करते हैं कि एक बार बीजेपी को हरा के और कांग्रेस को ले आते हैं। कांग्रेस को जब 10 साल राज किया तो बीजेपी को हमारे लोग ही लाते हैं, बैकवर्ड के लोग उसमें हैं।
और इतना बड़ा बुरा हाल है पिछड़ी जाति ओबीसी के साथियों का, तो इसमें कोई शक नहीं इस बार ओबीसी का रोल अच्छा रहा, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारे भक्त हैं ओबीसी के। उन लोगों ने, एक तो रेलवे कॉलोनी का कहीं जिक्र है कि वो 5वीं मंजिल पे उस दिन एक लेडी चढ़ी है दीवे लगाने के लिए, दीपमाला कर रही थी और वहाँ से पाँव फिसल गया, गिर गई, मर गई और पुष्यमित्र शुंग के पास वो चली गई। मुझे दुख है उनके परिवार के बच्चों के साथ, लेकिन ये अंधविश्वास जो बैकवर्ड के साथियों के, उनके परिवारों में है, ये जो है कब दूर होगा ये तो वही बता सकते हैं। लेकिन कहीं न कहीं हम अपने आप को भी ये दोषी मानते हैं कि हम बैकवर्ड के साथियों को ये बात समझा पाने में विफल रहे, हम उनमें सफलता या उन लोगों को हम समझा नहीं पा रहे। ये दूसरी बड़ी बात है। इस सारे घटनाक्रम में मैं तो ये चाहता था कि आरएसएस के लोग सरेआम ये कहे कि हाँ कोई राम नहीं, हमने पुष्यमित्र शुंग का वो मंदिर बना रहे हैं, ये कहेंगे नहीं, क्योंकि वहाँ जन्म उस जो महल था, ब्रदत्त मौर्य का जहाँ महल था, राज दरबार जहाँ थे, महल था, निवास स्थान था, वहाँ पे तो ये था ही नहीं। ये तो कई बाहर के लोग दूसरे राज्य से आए थे, और इसका जन्म तो पुष्यमित्र शुंग का वहाँ हुआ ही नहीं। जब पुष्यमित्र शुंग ही तुम्हारा राम है और पुष्यमित्र शुंग का उस राजमहल में जन्म ही नहीं हुआ, तो तुम ये क्लेम कैसे कर सकते हो कि हमारा भगवान राम की जन्मभूमि है? भगवान राम की वो जगह तो नहीं हो सकती, साकेत में तो वो कम से कम पैदा नहीं हुआ। तो तुम्हारे तो इतनी बुरी हालत है कि तुम्हारे अपने पुष्यमित्र शुंग के जन्म स्थान का ही नहीं पता। तुम अंधेरे में तीर चला रहे हो, और एक ये जो जस्टिस नालायक किस्म का जज है, जो रिटायर्ड जज है, जिसको तुमने राज्यसभा में नियुक्त कर लिया, नॉमिनेट किया है, इसने, क्योंकि वो अंदर एक ब्राह्मण बैठा हुआ था ना उसके अंदर, उसने बिना कोई तथ्य को देखे ये निर्णय दिया। और ये निर्णय जो दिया, आपको पता है लाल कृष्ण आडवाणी ने राम रथ यात्रा जो शुरू की थी, उस यात्रा का रिजल्ट ये रहा कि 3000 लोग इसका बलि के बकरे बने, उसमें उनकी बलि चढ़ी, 3000 निर्दोष लोग उसमें मारे गए। कोई भी ब्राह्मण उसमें, जो राम के लिए आज तक कोई भी ब्राह्मण काम नहीं आया, उसमें किसी की बलि नहीं दी गई। कोई ब्राह्मण, इस सारे 3000 लोगों में से एक भी ब्राह्मण की मौत नहीं हुई। बैकवर्ड के लोग थे, शेड्यूल्ड कास्ट लोग थे, या मुसलमान उसके विरोध प्रतिक्रांति में वो मुसलमान मारे गए, लेकिन मरने वाला एक भी ब्राह्मण नहीं। और मुझे कई बार ये लगता है, कल मैंने इसको 5 अगस्त के बाद 2-3 दिन इंतज़ार करके मैंने वीडियो बनाने के फैसला क्यों लिया, इसके लिए मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए था। हमारे लोग बहुत ही बढ़िया से कई बार बात करते हैं। एक सतीश मिश्रा की पार्टी है, उनकी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन सतीश मिश्रा की पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तो ये कहती है कि हमारा एक मंत है या आचार्य या हरिद्वार में जो एक बाबा है जो दलित है, इस राम मंदिर के इसमें शिलान्यास के वक्त उसको नहीं बुलाया गया। गिरी कोई बाबा है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, उसको नहीं बुलाया गया। ये सतीश मिश्रा की पार्टी या सतीश मिश्रा की बोस या उस पार्टी के अध्यक्ष, हाथी वाली पार्टी के अध्यक्ष ये बोल रही है। वो मंदिर का विरोध नहीं कर रही, वो ये नाराज़गी जाहिर कर रही है कि एकमात्र दलित हमारा जो साधु है गिरी, उसको आपने नहीं बुलाया। लोगों को बाद में फिर उसको एहसास हुआ कि मैंने गलत बोल दिया, तो ट्वीट कहते हैं ट्विटर पे कि दलितों को मंदिरों के मामले में नहीं पढ़ना चाहिए। असल बात क्या है कि बीजेपी के इशारे पे ये कहा गया कि साकेत आंदोलन में सुमित जो बनते बौद्ध भिक्षु, हमारे सुमित रतन राव जो
रतन जो है, सुमित रतन जो इसके ऊपर लड़ाई लड़ रहे हैं, तो वो जो लोग आज बौद्धिस्ट है, अम्बेडकरवादी है, जिनकी ये समझ पैदा होगी, उनको ये पता था कि ये जो हमारी अपनी जगह है, हमारे राजा का इस पुष्यमित्र शुंग ने कत्ल किया। अब लगभग 90% अम्बेडकरवादी जो थोड़ा समझ रखते हैं, व्हाट्सएप पे जुड़े हैं, वो इस बात को समझते हैं कि कोई राम नहीं था, ये पुष्यमित्र शुंग ही राम था, उसका मंदिर बनाया जा रहा है। तो बीजेपी ने बड़े तरीके से हाथीवाली पार्टी के अध्यक्ष को ये कहा कि आप अपने कैडर को ये कहें कि वहाँ ना जाए। वो काल अगर वो देते हैं, सुमित रतन जो है, सुमित रतन अगर इस बात की काल देते हैं विरोध की या काली पट्टी तक, तो ठीक है। अगर वो कहीं वहाँ बवेला खड़ा करते हैं, बवाल खड़ा करते हैं, तो आपका कैडर बड़ा है, वो ज़्यादा, तो इस हिसाब से उनको कहा गया होगा। इसलिए वो कहते हैं हमारे लोगों को राम मंदिर के यानी राम मंदिर के झमेले में नहीं पड़ना चाहिए, मतलब कि उनको साफ साफ करने दो, तुम बीच में अड़चन मत डालो, ये साफ साफ उनका इशारा था। दूसरा, एक और जो हमारे नेता है, जो बामसेब के नाम से सबसे ज़्यादा चंदा इकट्ठा करके और प्रॉपर्टी में पैसा लगा रहा है, उसका मैंने परसों सुना, वीडियो सुना कल ही। वो क्या कहता है, सीधा सीधा तो कह नहीं सकता था, उसने तो बीजेपी की सारी बात को यस कर लिया, बीजेपी के सारे इस, अब वो क्या कहता है सुनो, वो ये कहता है कि पुष्यमित्र शुंग ने बड़दत्त मौर्य की हत्या की, करके आया और अयोध्या में आ गया। अयोध्या तो उसकी राजधानी थी, कहता किसकी राजधानी थी, पुष्यमित्र शुंग की राजधानी थी। यानी अयोध्या पुष्यमित्र, तो वो कहाँ हत्या करके आया। बड़दत्त दुनिया जानती है, इतिहास सारी दुनिया जानती है, ये अनपढ़ आदमी है, इसको हिस्ट्री का पता नहीं। कोर्ट किसको कर रहा है, बाबा साहब को कर रहा है। इतना मूर्ख आदमी है, इतना गधापन कर रहा है, इतना नालायकी कर रहा है कि कम से कम इतिहास को ठीक से पेश तो कर। वो कहता है ये हत्या करके आया उसकी, पुष्यमित्र शुंग की, और आके अयोध्या में आ गया। जब उसको कोई मार ना दे, भाग के आ गया वहां से, कहाँ मुझसे मार के आ गया। अभी गधे, कम से कम उसको पता तो कर ले सच क्या है। तो वो कहता वहां से मार के आया, जबकि सच ये है, इतिहास ये कहता है कि पुष्यमित्र शुंग की हत्या अयोध्या में हुई, साकेत में हुई। साकेत को उसने अयोध्या किया, वहाँ पे घाघरा नदी के अंदर जो हमारे सैनिकों का, हमारे बुद्ध भिक्षुओं का जो गर्दन काटी, वो सारे के सारे जो है वो साकेत में था। यानी वो सारी, इससे पूर्व मैंने जो सारी बातें बताई है वो सब है। मुझे ये पता है इसने सुपारी ली है, इस बामसेफ के नेता ने, बामसेफ के जो है चंदा खाने वाले इस नालायक आदमी ने बीजेपी से सुपारी लिया है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि ये कहता है जी ये पुष्यमित्र शुंग तो वहाँ कहीं और कहीं उसका हत्या करके आ गया, बड़दत्त मौर्य की, और ये तो अयोध्या तो उसकी थी, इसकी राजधानी थी पुष्यमित्र शुंग की। तो मुझे तो नहीं लगता इसको इतना पता नहीं होगा कि ये यहाँ का था। तो जानबूझ के इस बात को गुमराह करने के लिए फिर कहता है। दूसरी बात, बीजेपी की बात को बहुत बड़ा कर दिया। सब कहते हैं कि बाबरी जो है एक बौद्ध विहार, बड़ा बौद्ध विहार बनाया गया था। आज भी जहाँ जहाँ भी शासक रहते हैं, वहाँ कोई भी एक छोटा छोटा व्यक्ति अगर अपना घर में एक कोने में छोटा सा मंदिर बना के रखता है, चाहे हिंदू हो, बौद्ध भिक्षु, वो भी कोई न कोई बौद्धिस्ट लोग है, वो भी अपने भगवान बुद्ध को और इनके गुरु रविदास को, इनको रखने के एक अलमारी या छोटी सी जगह उन्होंने लेके बना के रखी होती है। एक ऐसा स्थान, देव स्थान कह लो आप, या धम्म स्थान कह लो, कुछ भी स्थान आप कह सकते हो। तो बड़दत्त मौर्य राजा था, वहाँ के परिवार के लोग थे, हजारों लोग वो रहते थे वहाँ। तो एक बहुत बड़ा बौद्ध विहार बनाया गया। उस बौद्ध विहार का नाम जो है, जो बौद्ध भिक्षु था, उसका नाम बाबरी था। और बौद्ध भिक्षु जब उन प्राण त्यागे तो उनके नाम से एक बहुत बड़ा बौद्ध विहार बनाया गया उनकी याद में। तो बौद्ध विहार था, तो बाबरी बौद्ध विहार था और कोई मस्जिद नहीं थी। जब मुगल यहाँ आए तो बौद्ध भिक्षु तो मार दिए गए, तो उनको जहाँ भी खाली जगह मिली वहाँ पे उन्होंने अपनी मस्जिद बना ली। उनको अतिक्रमण थोड़ी किया था, खाली पड़ी हुई थी। आज भी जम्मू कश्मीर में मंदिर खाली पड़े हैं,
आज भी पाकिस्तान में और बांग्लादेश में मंदिर खाली है, वहाँ उन्होंने मस्जिद बना ली। या अब भी इंग्लैंड के अंदर गिरजाघर खाली पड़े हैं और वहाँ के यहाँ के चमारों ने इंग्लैंड में कनाडा में जाके और उस गिरजाघर को खरीद करके वहाँ रविदास मंदिर बनाया उन्होंने उन्हीं गिरजा में घर में। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जितने भी हमारे मठ थे, बौद्ध विहार थे, जो खाली थे, क्योंकि हमारे पास तो कोई बौद्ध भिक्षु बचा ही नहीं था। जब खाली थे तो उनमें जाता कौन? इसलिए उस जगह पे कुदरती बात है कि मुगलों के या मुसलमानों ने कब्जा किया होगा, लेकिन कहीं बाबरी मस्जिद बनाई नहीं गई। लेकिन ये क्या कहता है, मैं उसका नाम का खुलासा कर दूं, वामन मेश्राम, ये कहता है कि वहाँ बाबर ने बाबरी मस्जिद बना ली। यही बात तो ये हिंदू लोग कहते हैं, ये आर्य लोग यही बात तो कहते हैं, और यही बात आप उनकी बात को यस कर रहे हैं। इसका मतलब तो बाबर ने कोई वहाँ बाबरी मस्जिद नहीं बनाई, ये तो पुष्यमित्र शुंग से पहले के, पुष्यमित्र शुंग के प्रतिक्रांति से पहले के बौद्ध विहार, बहुत बड़ा बौद्ध विहार बना हुआ बाबरी के नाम से बौद्ध विहार है वो। वहाँ बहुत बाद में मस्जिद रही है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन बनाई नहीं गई, कोई ऐसा कब्जा नहीं किया गया। जब हमारे व्यक्ति थे ही नहीं वहाँ, हमारे पुजारी या बौद्ध भिक्षु थे ही नहीं, तो खाली जगह पे उन्होंने ले लिया। लेकिन उनका ये क्लेम कि वो हमारी बाबरी मस्जिद थी, ये यहाँ ठीक है, लेकिन ये कहना कि बाबर ने वहाँ का वो तोड़ के वो बना दिया, ये थोथी बातें हैं, आधारहीन बातें, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। अब कहते हैं कि क्या करेंगे, अब एक और भड़काने वाली बात जो लोगों के साथ ये कहना चाह रहा है, जो अन्य बातें तो ख़त्म हो गई। अब कहता है जब 90-95 साल हो गए आरएसएस को बने हुए, इन्होंने ऐसा किया। 99 में कितने सालों बाद आरएसएस ने जो है अपने 1925 में आरएसएस बनी और 99 में ऐसा किया, पहली बार सरकार में। हम भी कहता कर रहे हैं 23, 40, 50 साल बाद हमारे लोग भी कहता सत्ता में आएंगे। यानी हमारे लोगों के बीच में एक मिसकंसेप्शन भेजना चाहता है कि अभी कोई गुंजाइश नहीं है। हम 2024 की बात कर रहे हैं कि 2024 में मोदी और उसकी जुंडली को नहीं आने देंगे, एनडीए की सरकार नहीं बनने देंगे। ये क्या कहता है बड़ा नेता? कहता है नहीं, अभी तो 20-25 साल और लगेंगे। इसका मतलब जो व्यक्ति आज 50 साल का वो कहे 20-25 साल और लगने, मुझे क्या ज़रूरत है? जो युवा आज 20-25 साल का है, जो इस काम के लिए तैयार है, संघर्ष करने के लिए तैयार है, राजपाट की लड़ाई लड़ रहा है, वो कहेगा 20-25-30 साल और लगेंगे, मैं अपना और कोई काम धंधा देखूं। खुद को पता नहीं है, खुद कंफ्यूज है, तो दिशा क्या देगा? वो बार बार जो है जो पत्रकार उसको पूछता है और उसको बात का उल्ट तरीके से वो पूछता है, आपके बामसेप के कितने लोग हैं? वो बता नहीं पाता। कितने कार्यकर्ता? बता नहीं पाता। वो कहता है इतने जिलों में मेरे कार्यकर्ता। कितने हैं? 5 है, 10 है, 50,000 है, लाख है, 2 लाख है, बता नहीं पाता। सबको पता है उसकी कार्यशैली क्या है, उसके कुछ पेड वर्कर है जो काम करते हैं, उसको कमीशन बेस पे चंदा वो लेता है। ये सब बातें जानते हैं। तो मैंने आज तक कभी इस बारे में कही नहीं थी, लेकिन ये बात मुझे आज इसलिए कहनी पड़ रही है कि आपने, मुझे लगता है कि हमारे बहुजन के 2 ये नेता जिन्होंने मेरे को लगता है आरएसएस से, मोहन भागवत से और बीजेपी से या आपके मोदी से कोई सौदा किया हुआ था, कोई सुपारी ली हुई थी, जो आपने ये बातें की, ये बातें जो है उनके पक्ष की जो बातें आपने रखी कि वहाँ बाबर ने बाबरी मस्जिद बनाई, मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई। मंदिर तोड़ के कैसे बनाई भाई? तुम कहते हो कि वहाँ पुष्यमित्र शुंग जो है उसका राजपाट था, अयोध्या उसकी थी, उसका मंदिर था, उसको तोड़ के बाबर ने बनाया। इसका मतलब तो आपने जो बातें वो नहीं कह पाए, जो हमारे लोग कैडर बेस लोग हैं उस बात को बार बार कहते हैं कि साहब कांशीराम जी ने कहा, बाबा साहब ने कहा, उस बात को तुम डिनाई कर रहे हो। इसका कोई सुपारी ली हुई है क्या? उनसे पैसा ले रखा है? ऐसी बातें क्यों करते हो? इतिहास का ज्ञान नहीं है तो आपके पास बड़े अच्छे कार्यकर्ता है, खैरात बहुत अच्छे पीएचडी स्कॉलर है, वो बढ़िया, मैं उनको सैल्यूट करता हूँ, वो अच्छा जानकारी रखते हैं, वो महत्वपूर्ण उनके पास जानकारी है, उनसे पूछ लेते कोई बात कहने से पहले। तो ऐसी बातें समाज के भ्रामक बातें, ये गलत बातें हमें नहीं कहनी चाहिए।
तो ये जो 5 अगस्त को नरेंद्र मोदी ने जिसका उद्घाटन किया है, ये गलत किया है। इससे पहले कहीं उदाहरण नहीं मिलता कि देश का प्रधानमंत्री किसी मंदिर का शिलान्यास करे। ये गलत है, नहीं करना चाहिए। अगर उसको शिलान्यास करना था तो ये प्रधानमंत्री की गद्दी छोड़ता और पुजारी बन के टल्ली बजाता, वहाँ टल्ली हम फ्री में देते, बामसेब की तरफ से या हम पीएसएस की तरफ से उसको टल्ली फ्री में देते, तू अपना टल्ली बजा भाई, यहाँ बैठ के तू भक्ति भाव से बैठ, आराम से आंखें मूंद ले, दाढ़ी बढ़ा ले, जटा बढ़ा ले, अपना ये काम करे। तेरे बस की बाकी बात तो है नहीं। 6 साल में तूने इसका बंटाधार तो देश का कर दिया। इस देश किसी भी एंगल से ठीक नहीं है। तो इस विषय में मैं आज इतना ही कहूँगा, क्योंकि मुझे इस बारे में या अभी लगातार इसके ऊपर जो है मोदी के कुकर्मों के ऊपर हर रोज़ एक शाम को एक वीडियो डालेंगे। चाइना के इशू पे भी हम एक बात रखेंगे और इसका इसी विषय पे सेकंड एपिसोड भी इसका लेके आएंगे कि हमारे बहुजन नेताओं का इस बारे में क्या रवैया रहा या कांग्रेस के लोगों का क्या रवैया रहा। उनका जो है ढोल की पोल हम खोलेंगे, इनका ऑपरेशन मतलब चीर फाड़ करेंगे हम इनकी कि इन लोगों की नीयत क्या है या हमारे लोगों को इसके प्रति क्या करना चाहिए, इसके ऊपर हमारा नज़रिया क्या होना चाहिए। इसके ऊपर जो है हमारे दूसरे काफ़ी इंटेलेक्चुअल जो साथी हैं उनके भी इंटरव्यू इसमें हम लेके आएंगे, उनकी बात को आप लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे। आप देखेंगे हमारे जो 3 चैनल हैं, अशोका लाइव है, सरमन भारत टीवी है और पीएसएस इंडिया टीवी है। ये 3 यूट्यूब चैनल है। इन तीनों चैनल पे विभिन्न प्रकार की जो बातें हैं आपको मिलेगी, सुनने को, पढ़ने को, देखने को मिलेगी। तो मैं आप सबसे मेरा एक अनुरोध है कि आप सच में इस देश में बदलाव चाहते हैं, आप सच में जुल्म जाति और बदमाशी से छुटकारा पाना चाहते हैं, आप सच में बेरोजगारी से दुखी हैं, आप सच में असमानता, जन्म आधारित असमानता उससे दुखी है, आप सच में बाबा साहब और उनके विचारधारा के अनुयायी हैं, आप सच में बाबा साहब से, गुरु रविदास से या हमारे महापुरुष रहबर से आप प्यार करते हैं, तो केवल एक काम आपने करना है कि हमारी ये कोशिश रहेगी बिना कोई डर और भय के, टोटल ईमानदारी से, बिना कोई दुर्भावना के, हमारे जो दुश्मन हैं उनका तो पोल खोलेंगे ही। जो लोग हमारे दुश्मनों से मिले हुए हैं, जो हमारे विचारधारा में जैसे दूध में पानी डालते ऐसे मिलावट करते हैं, जो ऐसे लोग जो हमारे विचारधारा में मिलावट करते हैं, जो बहुजन से सर्वजन बना दिया जिन लोगों ने, उन लोगों के भी अब पोल खोलने का अवसर आ गया, समय आ गया है, जिनकी वजह से पिछले 17 साल से हमारा समाज जो है नेतृत्वहीन नज़र आता है। हम सत्ता के बिना नज़र आते हैं, हम हर चीज़ में पिछड़ते जा रहे हैं, हमारे उद्योग धंधे तबाह हो गए हैं, हमारी नौकरियों के, हमारे बच्चे पढ़ लिखे पीएचडी स्कॉलर हो गए हैं, हमारे बच्चों ने एमए किया है, एमफिल किया है, पीएचडी किया है, तो वो दूसरी सारी डिग्रियां हैं, हमारे बच्चे जो है यूनिवर्सिटी टॉपर भी है। उन सब बच्चों को आज रोज़गार नहीं मिल रहा है। इन सब बातों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। हर रोज़ शाम को आपको ये 5 बजे बाद जो है ये वीडियो आपको मिलेगा। और जो कोई साथी इसमें या खास कर यूनिवर्सिटी में पीएचडी करने वाले साथी, जो विश्वविद्यालय में ऐसे स्कॉलर हैं, उन सब को मैं आमंत्रित करता हूँ कि आइए आप इन तीनों चैनल में से किसी में भी अपने इस विषय के ऊपर, इस विषय पे कि 1 स्टेप फॉरवर्ड एंड 2 स्टेप बैक एक हमारा विषय है। एक कदम आगे अम्बेडकरवादी आंदोलन, एक कदम आगे 2 कदम पीछे, एक तो इस विषय पे, और एक ये जो 5 अगस्त को राम मंदिर के निर्माण के लिए जो शिलान्यास किया है, उसमें हमारे लोगों का ढुलमुल रवैया जो रहा, अम्बेडकरवादियों का ढुलमुल रवैया जो रहा, या तथाकथित अम्बेडकरवादी, मैं नहीं मानता को अम्बेडकरवादी है, उनको स्पष्ट लोगों को बिल्कुल साफ साफ एक तस्वीर पेश करनी चाहिए थी कि हम क्या करें, हमें क्या करना चाहिए, ये हमें अपने लोगों को बताना चाहिए था। तो ये बातें अगर आप ठीक उचित मानते हैं कि समाज को एक दिशा मिले, समाज को सच्चाई का सामना, सच कड़वा तो होता है लेकिन सच पता लगे, इन सब के लिए एक मीडिया की, बहुजन मीडिया की ज़रूरत है। बहुजन मीडिया ही हमारी बात को आगे बढ़ा सकता है। तो बहुजन मीडिया की एक बहुत बड़ी ताकत है कि आप साथियों को आगे सही बात आपके सामने आएगी। तो आपने बहुत सारे बाकी जो मोदी भगत मीडिया है या गोदी मीडिया है या ब्राह्मणवादी मीडिया है, वो आपके बच्चों के मन में क्या कुछ पैदा कर रही है आप अच्छी तरह से जानते हैं।
तो इन सब बातों के साथ कि कल हम फिर मिलेंगे। आज इतना ही। जय भीम, जय भारत,